हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 25 और 26 जुलाई का लेके आए हैं। 25 को काफ़ी सारा मटेरियल था करने के लिए, लेकिन पर्सनल हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं कर पाया, इसको मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया, तो उसको हम लोग आज के आर्टिकल में लेके आए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस खाली जो इन्वेस्टमेंट का रेट है ऊपर नीचे जो हुआ है उसके बारे में है। MC12 ऑफ WTO, डिजिटल लेयर ऑफ इंडिग्निटी, कैसे डिजिटल टूल अगर लेके आ रहे हैं तो कैसे ह्यूमन डिग्निटी को वो चीज़ कर रहा है। मंकी पॉक्स, जिसको कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और 5G इंडिया में डिप्लॉय होने वाला है, उसके रिलेटेड कुछ जो चैलेंजेस हैं उसको देखेंगे। 21st सेंचुरी में रसिया यूक्रेन सिचुएशन चल रहा है, उसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें हैं। इंडिया स्पेस सेक्टर में जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनका पार्टिसिपेशन क्या है, और डाटा जेम्स देखेंगे, उसमें काफ़ी सारा आज कुछ डाटा है हमारे पास। और जो प्रीवियस डे पे क्वेश्चन दिया गया था उसका मॉडल आंसर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो ये इंडिया का इन्वेस्टमेंट लेड रिवाइवल, ये आर्टिकल इस बेसिस पे दिया गया है क्योंकि अभी जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाना है इन्वेस्टमेंट में तो उस कंडीशन में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना होगा, तभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है। इसका एक एग्जाम्पल इस आर्टिकल में दिया गया है कि जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, तो उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने फोकस किया पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट था उसके लिए था, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें सभी गांवों को सड़क से जोड़ने की स्कीम लाई गई थी। तो इससे हुआ क्या कि जो अर्ली 2000 और उसके आसपास वाला जो हमारा ग्रोथ था वो इन्वेस्टमेंट और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा। 8 to 9% का हमारा GDP ग्रोथ रेट कंटिन्यूअस बना रहा था। लेकिन अभी के समय में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, उसका GDP रेशियो वो जो है 2011-12 के आसपास में 34.3% था, और यही अमाउंट आपका अगर दूसरे टर्म में बोले तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने GDP के परसेंटेज में। तो ये परसेंटेज 2011-12 में 34.3% था, जो 15-16 में घट के 30.7% हो गया, और 2019-20 में ये फिर से धीरे धीरे रिवाइव हुआ है, 32.5% पे आया है। लेकिन अभी भी 2011-12 वाला जो लेवल था क्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन का, उस लेवल तक नहीं पहुंचा है, और थोड़ा बहुत पैंडेमिक का इफेक्ट भी हो सकता है। हालांकि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि पैंडेमिक ईयर में भी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रहा है। तो इस आर्टिकल में इतनी बात थी जो कि हमारे काम की थी। इसके अलावा इस आर्टिकल में और भी कुछ कुछ चीजें थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब का नहीं था हमारा। वो सेक्टर वाइज इसको डिवाइड किया गया था कि जो इन्वेस्टमेंट है एग्रीकल्चर में कितना ऊपर बढ़ा है या घटा है, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा या घटा है, सर्विसेज में, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है। हम ये ग्राफ बहुत ही अच्छे तरीके से अपना कोई भी अगर इकोनॉमी के क्वेश्चन में आता है कि हम लोग कैसे अपने इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे दिखा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट रेट अगर ज़्यादा होगा तो आपका GDP ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग इस इमेज के साथ में दिखा सकते हैं। एक ग्राफ में आप दिखा सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है, दूसरे में आप दिखा सकते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ईयर है उसमें GDP ग्रोथ कितना है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। तो इस डाटा को कैसे यूज करना है वो हम लोगों ने सीख लिया। फिर अगला आर्टिकल, ये भी कल का ही आर्टिकल है, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 जो कि WTO का हुआ था उसके रिगार्डिंग है। इसमें यह कहा गया है कि जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था WTO का, उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, और जो वेस्टर्न पावर थे वो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम बेनिफिट वो लोग EU मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जो है मैक्सिमम चीज़ गेन करके यहाँ से गए हैं। तो उसी पे टोटल आर्टिकल है, हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो जो पहला मुद्दा था कि जो कोविड-19 मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको उस पे ट्रिप्स वेवर दिया जाए, उसका जो कॉपीराइट पेटेंट राइट है उस पे वेवर दिया जाए। तो ये जो वेवर की बात की गई थी
स्टार्टिंग में तो पूरा कोविड-19 मैनेजमेंट से लेके मैनेजमेंट में जो भी चीजें लगनी थी, मेडिसिन, आपका पीपी किट और वैक्सीन, ये सारी चीजों पे डिमांड किया गया था। लास्ट में इस डिमांड को छोटा करते करते सिर्फ वैक्सीन तक सीमित कर दिया गया था। लेकिन जब ये डिमांड इस तरीके का आया था तो मेजर जो डिमांड आया इंडिया और साउथ अफ्रीका से आया था, और जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वहां की जो सिविल सोसाइटीज थी वो अपने खुद की कंट्री का विरोध कर रही थी कि क्या आप जो है ट्रिप्स वेवर क्यों नहीं दे रहे हैं, ज्यादा लोगों तक अपना वैक्सीन और ये जो कोविड-19 मैनेजमेंट वाले जो टूल्स हैं उसको पहुंचने देना क्यों नहीं चाह रहे हैं। तो उससे बचने के लिए उन सारी कंट्रीज ने ये किया कि जो पेटेंट रूल है उसमें एक टर्म होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, उसमें थोड़ा बहुत प्रोसीजरल चेंज करते हुए उसमें कॉस्मेटिक सिंप्लीफिकेशन कर दिया और बोला कि ठीक है अब हम लोग मान लेते हैं कि आपको वेवर दिया जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड है उसमें कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं आया है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। ये वो सिचुएशन है, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा पब्लिक लार्ज वेलफेयर के लिए किसी दूसरी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है अगर ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। तो मान लीजिए उसका पेटेंट भी नहीं है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, फिर भी उसको लाइसेंस दिया जा सकता है अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा हो। तो ये WTO रूल्स में है। तो इसी डायरेक्शन में ट्रिप्स वेवर को मोड़ दिया गया है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग की दिशा में आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन उससे जो एक्चुअल ट्रिप्स वेवर मिलना है वो ग्राउंड पे नहीं पहुंचा है। फिर दूसरा जो EU चाहती थी कि इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ WTO हो, उसमें थोड़ा बहुत चेंज EU अपने मन मुताबिक लेके आ पाई है। फिर तीसरा ये लोग चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन मिल जाए WTO के प्रोसेस में, तो वो भी चीज EU को प्राप्त हो गया है। तो EU इतना सारा चीज यहां से लेके जा रहा है। अब इंडिया के केस में देखें तो इंडिया का जो बड़ा मुद्दा है, दो तीन मुद्दा है। पहला एक है पब्लिक होल्डिंग का, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का मुद्दा क्या है कि जो हम MSP पे प्रोक्योरमेंट करते हैं, हमारा जो गेहूं चावल MSP पे जो प्रोक्योर किया जाता है, वो बोला जा रहा है कि ये प्राइस को डिस्टॉर्ट कर रहा है और जो मार्केट फोर्सेस हैं उसको डिसाइड करने नहीं दे रहा है कि कैसे ये चीज चलेगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइसेस उसकी वजह से इंपैक्ट हो रहे हैं। तो इस पे एक लिमिट लगाने की बात की गई थी, जबकि इंडिया ने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये हमारे खुद के अपने इंटरनल फूड सिक्योरिटी के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस मुद्दे पे बहुत सालों से जो WTO का मुद्दा चलता आ रहा है उसमें अभी भी ये एड्रेस नहीं हो पाया। इस बार भी ये मुद्दा एड्रेस नहीं हो पाया। कहा गया ये कि फूड सिक्योरिटी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन डिमांड करता है, तो कोई टारगेटेड अप्रोच रखना उतना सही नहीं होगा। ये बात कह के मुद्दे को टाल दिया गया। फिर दूसरा जो इंडिया मुद्दा लेके आया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहे हैं उनको टैक्स करने का अधिकार, ये इंडिया ने डिमांड किया था। जैसे आपको इक्वलाइजेशन लेवाई इंडिया लगा भी रहा था पहले से, लेकिन उस चीज को यूनिवर्सलाइज किया जाए, हर जगह उसको लगाया जाए, इस चीज पे बात करने के लिए इंडिया आगे था, लेकिन इस पे भी ज्यादा बातचीत नहीं की गई। फिर अगला मुद्दा था फिशरीज सब्सिडीज को लेके, उस पे भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। सिर्फ बोला गया है कि आप आगे 2 साल के लिए इस फिशरीज सब्सिडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी बोला गया 2 साल के आगे क्या होगा उसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। तो इस वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। तो इस मुद्दे में इतना ही था। आ जाते हैं अगले मुद्दे पे। ये है आपका एडिंग डिजिटल लेयर ऑफ इंडिग्निटी। ये आर्टिकल दिखा रहा है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन किया गया है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है और वो डिग्निटी को कैसे इंपैक्ट कर रहा है किसी ह्यूमन को। तो ये एग्जांपल पहला लेके चल रहा है ICDS का, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंदर में शुरू किया गया पोषण ट्रैकर 2021 में, ताकि वो ट्रैक कर सके, कोई भी लीकेज हो तो उसको रोका जा सके। इसमें यह चीज बोला गया कि जो बच्चे हैं उसका आधार मैंडेटरी होगा, जबकि इंडिया में जो है 3/4 ऑफ द चिल्ड्रन जो कि 0 से 5 ईयर एज ग्रुप में है उनका आधार नहीं है। दूसरा एक चीज और कि अगर हम इसमें इंडिग्निटी वाला एंगल देखें तो वो ये है कि इसमें सिर्फ चिल्ड्रन का जो आधार वेरिफिकेशन है वो नहीं होता, उनकी जो मदर है उनका भी आधार इसमें शामिल किया जाता है, उसको इसमें रजिस्टर किया जाता है। तो वो जब आधार फेल होता है तब उनको लगता है कि मेरा ही बॉडी मेरा खुद का
जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट है उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ये ए सेंस ऑफ इनडिग्निटी की तरफ लेके जाता है। फिर दूसरा जो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन है वो ये है कि नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS, ये मनरेगा में अभी इसको लाया गया है। इसके लाने का मकसद ये है कि जिस लोकेशन ऑफ वर्क साइट पे काम चल रहा है मनरेगा का, वहां पे होगा क्या कि आपको दिन में 2 बार आपका अटेंडेंस मार्क किया जाएगा, आपको फोटो के साथ में उसको जियो टैग किया जाएगा। इस आर्टिकल को हम लोग पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी यहाँ पे ब्रीफ हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि उसके अंदर में क्या क्या है। तो ये क्या है कि आपको अटेंडेंस के टाइम पे मैंडेटरीली आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, जबकि जो मनरेगा है वो प्रोवाइड ये करता है कि आप काम खत्म करें घर चले जाएं। इसके बेसिस पे हो क्या रहा था कि बहुत सारी महिलाएं इसमें काम कर रही थी और 2-3 घंटे जो भी स्टार्टिंग का शुरू का मॉर्निंग का अपना काम करके चली जाती थी, बाकी अपना जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं या फिर कोई अदर दूसरा कोई काम है तो वो काम कर लेती थी। लेकिन अब जब दिन में 2 बार अटेंडेंस बनना है तो उसको वर्क साइट पे ही रहना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे मेट्स होंगे जो इस चीज को मॉनिटर करेंगे, उसको मेट्स बोला गया है, उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि फोटो खींचना है, फोटो खींच के आपको जियो टैग करना है, तो स्मार्टफोन चाहिए। अब यहाँ पे कई जगह पे ये भी देखा गया है, कई मनरेगा साइट्स पे, कि बहुत सारे जो मेट्स हैं उनको लोन तक लेना पड़ रहा है स्मार्टफोन खरीदने के लिए मजबूरी में, क्योंकि उनको मनरेगा के अंदर में मेट्स का काम करना है, तो उसमें आपको स्मार्टफोन लेना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। फिर अगला जो प्रॉब्लम देखते हैं कि पोर्टल जो है इस पे डाटा अपलोड करने में काफी ज्यादा ग्लिचेज आ रहे हैं, बहुत सारा पैची डिजिटल नेटवर्क है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो वर्कर है उसको पैसा मिल नहीं रहा है टाइम से, जो इसका एक्चुअल मोटिव था कि टाइम से पैसा मिले और सिटीजन ओवरसाइट हो, इसमें ज्यादा बढ़े, तो वो चीज इसमें इंश्योर नहीं हो पा रहा है, जो कि वर्कर्स की डिग्निटी को इंपैक्ट कर रहा है। तो इस आर्टिकल में इतनी बात थी। तो इसमें जो मेन क्रक्स था यही था, उसके अलावा भी कुछ कुछ बातें थी बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वो हम लोगों ने स्किप किया है। याद रखने वाली बातें यही हैं। हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये है आपका मंकी पॉक्स आउटब्रेक। इसको अभी WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये डिक्लेयर कर दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था। तो अभी जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, तो सिचुएशन ये है कि लगभग 75 कंट्रीज में अप्रॉक्सीमेटली 16,000 केसेस मंकी पॉक्स के डिटेक्ट किए गए, और इसी के बाद फिर WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अगर हिस्ट्री देखें इसकी, तो इसका हिस्ट्री ये है कि ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था मंकीज में 1958 में, और जो पहला ह्यूमन केस रजिस्टर किया गया था वो 1970 में। लेकिन फिर भी इसका ऑरिजिन को लेके अगर बात करें कि मंकी से ही होता है, मंकी ही इसका ऑरिजिन पॉइंट है, वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका है। अभी पहली बार भले ही मंकी में मिला है, लेकिन ऑरिजिन पॉइंट नहीं अभी तक क्लियर हुआ है। और एक चीज और है कि जो ये मंकी पॉक्स है, ये स्मॉल पॉक्स वाली जो फैमिली है उसी के वायरस से ही होता है, और कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेस कॉन्टेगियस है। उतना छूने से, स्मॉल पॉक्स है कि आपको छूने से बहुत ज्यादा फैलता है और उतना ही सीवियर है, लेकिन ये उतना कॉन्टेगियस नहीं है, उतना सीवियर नहीं है। अगर इसके सिम्टम पे बात करें तो फीवर, हेडेक, मसल पेन, रैसेस एंड ब्लिस्टर, ये आपका जो है चेहरे और पाम पे, फीट पे, माउथ पे, आई या फिर जेनिटलिया, इन पे जो है थोड़ा बहुत रैसेस, जो लाल लाल दाने, वो हो सकते हैं। इसके अगर इलाज के तौर पे देखें तो ये खुद थोड़ा टाइम के बाद फिर अपने आप ही वो ठीक हो जाता है, लेकिन बच्चे और जो पर्सन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए ये थोड़ा सा घातक हो सकता है। और अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इसका एनिमल टू ह्यूमन हुआ है जो अभी तक देखा गया, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी देखा गया है। ह्यूमन टू ह्यूमन भी वैसे केसेस में जो कि मेन हैविंग सेक्स विथ मेन, उनमें ये थोड़ा सा ज्यादा इसका इंसिडेंट्स देखा गया है। अब रिसेंट आउटब्रेक कैसे डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी वाला आउटब्रेक है वो यूरोप में हुआ है, और जो ट्रेसिंग है केसेस का, पहले वाले में क्या था कि ट्रेसिंग पता चल रहा था कि इसका कहीं ना कहीं एनिमल से कांटेक्ट हुआ है या फिर
मान लीजिए कि अगर वेस्टर्न कंट्री में ही ये बीमारी पहले हुई थी तो पता था कि ये इंपोर्टेड, वहां से अफ्रीका से इंपोर्टेड एनिमल है, उनके टच में ये आदमी आया है, तब ये चीज हुआ है। या फिर वो पर्सन अफ्रीका ट्रेवल हुआ है, वहां का जो एंडेमिक एरिया है जहां पे कि ये बीमारी चल रही थी वहां पे घूम के आया है, तब हुआ है। लेकिन इस बार ये इस तरीके का कोई भी रिलेशन अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका है। अब हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ये क्या होता है। अगर ये WHO के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि इमीडिएट और कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पांस चाहिए इस बीमारी को रोकने के लिए, अदरवाइज ये पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि कोविड-19 हो चुका था। 2009 से अभी तक 7 जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर किया जा चुका है WHO के द्वारा, जिसमें कोविड-19 वाला भी डिक्लेरेशन था। इस बार अगर देखें कि हम लोग कैसे फायदे में हैं कंपेयर टू कोविड-19 या फिर और कोई बीमारी के, तो पहला चीज ये कि 1958 में ही बहुत पहली बार इसका केस आया था और अफ्रीकन साइंटिस्ट इसके बारे में काफी सारा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमारे पास ऑलरेडी है। दूसरा, इसके खिलाफ जो है ऑलरेडी एक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, कुछ नया वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज ये कि स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है उससे काफी ज्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटी है, तो इस सिमिलैरिटी की वजह से होता यह है कि जो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन दिया गया है वो लगभग 85% केसेस में इफेक्टिव है मंकी पॉक्स के खिलाफ प्रोटेक्शन में भी। तो इस वाले में इतना है। आगे आते हैं हम लोग। ये आर्टिकल है आपका 5G डिप्लॉयमेंट, जो इंडिया में अभी ऑक्शन होने वाला है 5G ऑक्शन। तो 5G ऑक्शन के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन इंडिया इस टेक्नोलॉजी का फुल यूज करने के लिए कितना तैयार है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो इसमें ज्यादा कुछ बात नहीं है, थोड़ी बहुत बातें हैं, लेकिन इसको कोट किया जा सकता है, आप जरूरत पड़ने पे इसका यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो फाइबराइजेशन है, उस प्रोसेस को जान लेते हैं क्या होता है। फाइबराइजेशन क्या है कि जो रेडियो टावर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की जरूरत होती है, वो जोड़ते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल से, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइबराइजेशन। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग को नेटवर्क कैपेसिटी है उसका फुल यूज अगर चाहिए तो आपको ऑप्टिकल फाइबर से अगर कनेक्ट कर देंगे तो भी आप उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। तो हम लोग 5G ऑक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टावर है जो फाइबराइज्ड है उसका परसेंटेज कितना है वो हम लोग देख लेते हैं, और उसका ग्लोबल स्टेटस भी देखते हैं कि क्या है। तो इंडिया में 33% टावर्स ही अभी तक फाइबराइज्ड है, जबकि साउथ कोरिया में यही परसेंटेज 65 से 70% है। यूएस, चाइना और जापान में यह परसेंटेज 80 to 90% के आसपास देखने को मिलता है। एक और पैरामीटर है फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा। इसके लिए एक स्टैंडर्ड देखा जाए तो फाइबर किलोमीटर पर कैपिटा जो आपको चाहिए 5G के ऑप्टिमल यूज के लिए वो है 1.3 किलोमीटर, जबकि इंडिया में ये 0.09 किलोमीटर है। जापान की स्थिति देखें तो 1.35, यूएस 1.34 पे है और चाइना 1.3 किलोमीटर पे। तो इसमें हम लोग जो स्टार्टिंग का 2 डाटा है उसको याद रख सकते हैं अगर कहीं पे भी 5G रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो, कि आपको चाहिए कितना 1.3 किलोमीटर, इंडिया में है कितना 0.09 किलोमीटर। तो इस आर्टिकल में यही डाटा जो है इंपॉर्टेंट था। इस पे आ जाते हैं आगे। ये आपका आज का है न्यूज़पेपर से। ये आज के न्यूज़पेपर में बताया ये गया कि करंट वर्ल्ड सिचुएशन में माना जा रहा है कि सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो रसिया यूक्रेन क्राइसिस ही चलता आ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ल्ड गवर्नेंस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस हैं जो कि 21st सेंचुरी में दिख रहे हैं, तो उसी पे ये बात की गई है। तो जैसे मैंने अभी बोला कि पूरा मुद्दा अभी टिका हुआ है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, तो इसकी वजह से बोला जा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज इनस्टेबल होता जा रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग अभी पास्ट में भी देख चुके हैं कि एनर्जी पे कैसे डिपेंडेंस है, फूड सिक्योरिटी में कैसे ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर रसिया और यूक्रेन है। वीट एक्सपोर्ट हम लोगों ने देखा था कि करीब करीब 28% ऑफ दी जो वीट है ग्लोबल एक्सपोर्ट का वो रसिया और यूक्रेन से आता है। फॉरेन एक्सचेंज में भी हम लोग देख रहे हैं कि यूरो कैसे जो है डॉलर के मुकाबले नीचे चला गया है। इंडिया का खुद रुपी जो है 80 का जो मार्क है उसके नीचे आ गया है।
लेकिन ये सिर्फ एक क्राइसिस नहीं है, इसके अलावा भी काफी और सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूरोप देख लें तो यूरोप में अभी तक जो हमारी चांसलर थी जर्मनी की, वो एंजेला मर्केल जी थी। तो एंजेला मर्केल जी का इतिहास अच्छा रहा था, वो फॉरेन पॉलिसी में काफी ज्यादा अनुभवी थी, उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वही अभी अगर हम लोग देखें तो एंजेला मर्केल जी तो जा चुकी हैं, अभी जर्मनी हेडेड किया जा रहा है ओलाफ स्कोल्ज के द्वारा, जिनका कि फॉरेन पॉलिसी में कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। दूसरा हम लोग फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन जी हैं, वो तो अभी भी प्रेसिडेंट रहेंगे, कंटिन्यू उन्होंने जीता है, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो नेशनल असेंबली में मेजोरिटी हार चुकी है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं। यूके में हम लोग देख सकते हैं कि बोरिस जॉनसन जी उन्होंने छोड़ दिया है और उसके आगे अभी नया लीडरशिप आने ही वाला है, अभी बहुत ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। ऋषि सुनक वो आगे बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट पोस्ट पे आने वाले कौन है वो अभी क्लियर नहीं है। यूरोप की स्थिति देख ली हम लोगों ने। दूसरा देखते हैं चाइना और रसिया की स्थिति। तो ये चाइना और रसिया दिख रहा है कि दोनों एक साथ अभी पास आते दिख रहे हैं। जो लेवल आप इन दोनों के बीच का रिलेशन का 1950s और 60s में था, इसके रिलेशन को लिप एंड टिथ रिलेशनशिप भी बोला जाता था, ओठ और दांत का, बिल्कुल दोनों साथ साथ रहने वाले। तो उस लेवल तक वापस से ये आते दिख रहे हैं। इंडिया के लिए सिचुएशन देखें तो हमारे पास सिचुएशन जो है काफी सारा प्रॉब्लम है। एग्रेसिव चाइना एक साइड पे है, एक साइड पे तालिबान अफगानिस्तान वो वाला चीज चल रहा है। तीसरा साइड पे अगर देखें तो हमारा श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम इंडिया के लिए हो गई। आगे आ जाते हैं वेस्ट एशिया में। तो वेस्ट एशिया में जो अब्राहम एकॉर्ड है, अब्राहम एकॉर्ड आपका साइन किया गया यूएई और इजराइल के बीच में, और I2U2 इसमें इंडिया है, इजराइल है, यूएई है और यूएस है। ये चारों मिलके सामने आ रहे हैं और मेनली जो इनका फोकस दिख रहा है अभी कि वो ईरान को काउंटर करना चाह रहे हैं। और साइमल्टेनियसली अगर हम दूसरे पॉइंट पे देखें तो रसिया और चाइना जो है वो ईरान से रिलेशन बेहतर करते हुए वो चाह रहे हैं कि ईरान को एक काउंटर के तौर पे वहां पे खड़ा करें अपने वेस्ट एशिया में। इसके अलावा जो अगला चैलेंज है वो है न्यूक्लियर डेटरेंस का। तो उसका बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट है नहीं। अगर वो चीज होता तो उसका भी कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कुछ काम दिखता, लेकिन कन्फ्लिक्ट लड़ाई होती तो अभी भी दिख रही है, तो उसका बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को फायदा मिला नहीं है। और दूसरा चीज इस आर्टिकल में कंपेयर किया गया था कैपेबिलिटी एसिमेट्री को लेकर के। इंडिया और जो चाइना है उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको लेके बात की गई थी कि चाइना के पास इंडिया के न्यूक्लियर पावर के मुकाबले कई गुना ज्यादा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो ये कैपेबिलिटी एसिमेट्री पे भी बात की गई। तो इस आर्टिकल में यही जो सारा प्रॉब्लम है इसको बताया गया था कि रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अलावा बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम दुनिया में चल रहा है और जो कि 21st सेंचुरी में टोटल वर्ल्ड पे अपना इंपैक्ट छोड़ेगा। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे हम लोग। ये आर्टिकल है आपका प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। तो कुछ दिनों पहले जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सूद जी, उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्द न्यू स्पेस पॉलिसी लाने जा रही है सो दैट कि हमारे देश में भी स्पेसएक्स टाइप का वेंचर क्रिएट किया जा सके। तो स्पेसएक्स क्या है? स्पेसएक्स आपका अमेरिका में जो प्राइवेट सेक्टर मेनली है वो स्पेसएक्स और उसको हेड करने वाले इलॉन मस्क हैं। तो उन्हीं की कंपनी है इलॉन मस्क की, और इनका काफी सारा रोल अभी प्ले किया जा रहा है स्पेसएक्स के द्वारा। नासा इनको बहुत सारा काम असाइन कर रही है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ सामान डिलीवर करना था, उसके लिए इसका रॉकेट यूज किया गया था। तो काफी सारे प्रोजेक्ट स्पेसएक्स को दिए गए हैं। अब देखते हैं कि स्पेस सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एक तो आपका हो गया जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए। दूसरा है कि वेदर फोरकास्ट और लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड, इस चीज को जानने के लिए आपका सैटेलाइट्स और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर अगली बात अगर करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करना अगर हम लोग को है तो उसमें सैटेलाइट के द्वारा ही हमको जानकारी मिलेगी कि कोई अगर डिजास्टर आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, और उस जानकारी को आप डिसिमिनेट कैसे करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे, तो उसमें भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
फिर चौथा पॉइंट अगर देखें तो डिफेंस सेक्टर में भी इसका काफी ज्यादा यूज है। एक आंकड़ा दिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इनके द्वारा ये बोला गया इनके हिसाब से कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, जो वर्ल्ड की 49% अनकनेक्टेड पॉपुलेशन है, उसको कनेक्ट करने में सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती। अब देखें कि एरिया क्या क्या है जहां पे कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये इन्वेस्ट का मेनली जो एरिया है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, स्पेस क्राफ्ट और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे एरियाज हैं। अब अगर और चीज अगला देखें कि स्पेस सेक्टर में होता क्या क्या है, तो एरोस्पेस, आईटी वाला जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम। तो अगर स्पेस सेक्टर में ग्रोथ होता है तो इसका हमको प्रभाव सभी क्षेत्र में, ये तीनों क्षेत्र है इसमें दिखेगा, एरोस्पेस में, आईटी में, टेलीकॉम में। अगर हम लोग देखें परसेंटेज वाइज कि कितना प्राइवेट पार्टिसिपेशन है कंट्री वाइज, तो इंडिया कहने को तो आपका छठा लार्जेस्ट है, लेकिन छठा लार्जेस्ट इस तरीके से है कि जो यूएस है उसका सबसे बड़ा डोमिनेंस है, 56.4% जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वो यूएस में ही है। सेकेंड नंबर पे यूके है, लेकिन परसेंटेज वाइज 6.5% है। कनाडा 5.3%, चाइना 4.7%, जर्मनी 4.1%, और छठे नंबर पे इंडिया आता है जिसका कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन 3.6% है। अगर ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखें ऑफ वर्ल्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनीज का, तो वहां पे हम लोग छठे नंबर पे आते हैं। अगर इसको मनी के टर्म में देखें तो 2019 में जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन था ये $7 बिलियन के इक्विवेलेंट था, जिसमें कि टारगेट जो है 2024 तक 50 बिलियन का किया जा रहा है। आगे आते हैं कि इसके रेगुलेशन के लिए क्या क्या इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं। तो इसके रेगुलेशन के लिए दो इंडस्ट्री है, दो एजेंसी है जो कि बनाई गई है। एक है इन स्पेस, इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका मेन जो काम होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को ये ऑथोराइज करेंगे, उनको लाइसेंस देंगे और उनको प्रमोट करेंगे। ये तीन काम इनको असाइन किया गया है। दूसरा जो एजेंसी है वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। इनका काम यह है कि जो टेक्नोलॉजी इसरो के द्वारा मैच्योर किया जा चुका है, ये इंडियन इंडस्ट्री को ट्रांसफर करेगी ताकि वो उसके ऊपर काम कर सके, उसके बियॉन्ड। तो इस आर्टिकल में इतना है। अब आ जाते हैं डाटा जेम्स में। डाटा जेम्स में आज हमारे पास काफी सारा चीज है, दोनों दिन का कलेक्ट करके है। तो एक जो क्वेश्चन है आपका, अगर किसी ई व्हीकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, जो व्हीकुलर एमिशन या इस टाइप का जो भी अब अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि ई व्हीकल का परसेंटेज जो है इंडिया में धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही कम है। जैसे जो फाइनेंशियल ईयर 19 था उसमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल का जो परसेंटेज अगर देखें तो उसका मात्र 0.76% था, जो कि 2022 में 4% तक बढ़ा है। तो अगर हम लोग को व्हीकुलर इमिशन पे थोड़ा कम करना है तो इस परसेंटेज को और बढ़ाने की जरूरत होगी। तो ये डाटा हम लोग वहां पे दिखा सकते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरे डाटा पे कि अगर MSME रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। ये आर्टिकल हम लोगों ने डिटेल्ड में पास्ट में डिस्कस किया हुआ है। अगर वहां पे आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो सिर्फ एक डाटा ये वाला है, इससे भी हम लोग जो मेन पिक्चर है उसको दिखा सकते हैं। ये पिक्चर ये है कि 2021 में MSME को जो डिलेड पेमेंट का अगर अमाउंट को देखें तो वो 8.73 लाख करोड़ था टोटल अमाउंट 2021 में। ये दिखाता है कितना ह्यूज अमाउंट है, जिसकी वजह से उनको काफी सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। उस प्रॉब्लम को अगर जानना है तो हमारा प्रीवियस आर्टिकल जो MSME रिलेटेड है उस पर अगर जाएंगे तो हम लोगों ने इसका टोटल प्रॉब्लम डिस्कस किया है, आप लोग पास्ट में उसको जाके देख सकते हैं। अगला डाटा पे आते हैं हम लोग। ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं इन पे डाटा है। इसमें ये चीज बताया गया है कि 254 CPSEs में 177 जो ऐसे हैं जो कि नेट प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में गेन कर रहे हैं, और 77 ऐसे हैं जो कि नेट लॉस में अभी हैं। और इस 77 में भी 28 ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअसली लास्ट 3 ईयर से लॉस में ही चलते आ रहे हैं। उसमें BSNL भी एक है। फिर अगला डाटा आ जाते हैं हम लोग, ये आपका लाइन ऑफ क्रेडिट को लेके है। ये हम लोग डाटा कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये डाटा हम लोग दो डाटा है इसमें। एक तो आपका फॉरेन कंट्री जो हमारे नेबरहुड में है
उनके रिलेटेड हम लोग क्या कर रहे हैं। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस टाइप का कोई भी अगर आपको कहीं पे कोट करना होगा तो वहां पे ये डाटा डाल सकते हैं कि हम लोग 14.27 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन 37 लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि हम लोगों ने बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को दिया है फॉर 162 प्रोजेक्ट्स। तो ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वहां पे हम लोगों ने कैसे इसको दिखाया है, तो उस डाटा को आप सबस्टेंटिएट कर सकते हैं इससे, इस डाटा को डालते हुए। अगला, अगर कोई इंडिया अफ्रीका रिलेशन के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पे ये डाटा डाला जा सकता है कि 222 लाइन ऑफ क्रेडिट, इसका अगर वर्थ देखें तो 14.07 बिलियन टोटल ये वर्थ ये है। और जो प्रोजेक्ट्स है वो 357 प्रोजेक्ट्स, इसको कवर करता हुआ हम लोगों ने एक्सटेंड किया है 42 कंट्रीज को अफ्रीका में। तो ये जो पूरा डाटा है ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन के आंसर के रूप में मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है। तो उस डायरेक्शन में भी इसको कैसे यूज करना है वो भी आपको बताया गया है। आईआर में आप इसको कैसे यूज करेंगे वो बात यहां पे जानकारी आपको दी गई। फिर अगला जो डाटा है वो है एफडीआई इन डिफेंस को लेके। तो हम लोग एफडीआई जो डिफेंस में लिबरलाइज किया है हम लोगों ने 2020 में, जिसमें कि जो 49% था ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 74% तक कर दिया कि आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ही इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 100% भी इंडिया में एफडीआई डिफेंस सेक्टर में लेके आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए उसमें। 74% तक वो ऑटोमेटिक रूट है। तो 2020 से अभी तक जो हम लोग को एफडीआई मिला है डिफेंस सेक्टर में वो 494 करोड़ रुपीस ये अभी तक मिला है। ये हो गई बात। फिर अगला जो डाटा है ये है आपको वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर के। इसको आप लोग वैक्सीन डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है वहां पे डाला जा सकता है कि इंडिया के द्वारा 23.9 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन ये दिया गया है टू 101 कंट्रीज और यूएन एंटिटीज को, ये हम लोगों ने दिया है। तो टोटल वैक्सीन दिया 23.9 करोड़। और देने का मेथड, कुछ लोगों को हम लोगों ने ग्रांट के तौर पे दिया है, कुछ लोगों को कॉमर्शियली एक्सपोर्ट किया है और कुछ लोगों को जो कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस पोर्टल है उसके अंतर्गत में दिया है। तो इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई भी इवन इसको आप GS4 में भी दिखा सकते हैं, जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है वहां वाले में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर इंटरनल जो आपका मजबूती है, जो साइंस एंड टेक का ग्रोथ है, उस वाले में भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया का साइंस एंड टेक कैसे हेल्प कर रहा है। फिर अगला डाटा पे आ जाते हैं, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इस वाले में हमारे पास जनरली कोई डाटा नहीं होता है, इस वजह से ये डाटा थोड़ा सा बल्कि है इसको याद करना, लेकिन अगर इसको याद करके रख लेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाता है तो वहां पे ये काम आएगा। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में सिचुएशन अगर देखें तो 2018-19 और 2020-21 ये पीरियड में 222 एलिफेंट मारे गए हैं इलेक्ट्रो कटिंग के द्वारा, मतलब जो फेंसिंग की जाती है बिजली के तारों के द्वारा, तो उनके क्रॉस करने के कोशिश में बहुत सारे 222 एलिफेंट मारे गए हैं। 45 एलिफेंट मारे गए हैं ट्रेन एक्सीडेंट में, 29 पोचर के द्वारा जो शिकारी होते हैं उनके द्वारा, और 11 को जो है जहर खिला के मारा गया है। तो ये हमारा डाटा है। और अगला हम लोग देखें कि एलिफेंट ने कितने ह्यूमन को मारा है 3 सालों में, तो 1579 ह्यूमंस मारे गए हैं 3 साल में, 2019 से 21 के बीच में। सेम पीरियड में 125 ह्यूमन मारे गए हैं टाइगर के द्वारा। तो ये मिनिमम डाटा है जो कि आपको ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पे इसको कोट किया जा सकता है। तो ये हमारा टोटल जो आज का 25 और 26 का न्यूज़पेपर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये मॉडल आंसर है फॉर जो क्वेश्चन आपको 24 तारीख को दिया गया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है 2021 वाले मेंस में, GS3 के अंतर्गत में ही। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो इंट्रोडक्शन में आपको सीधा सा बिल्कुल जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है वो आपको लिखना है। बेसिक डेफिनेशन इन द सेंस कि अगर जो है वो 1 या 2 क्रॉप पैटर्न जो आप फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अपने लैंड पे, उसको छोड़ते हुए आप अपने लैंड पे क्रॉप डाइवर्सिफाई करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट टाइम पे आप लेके आते हैं, जिससे कि
आपको ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का डेफिनेशन हो जाएगा। अब इसमें जो हमारा बॉडी होगा वहां पे हम लोग ये चीज करेंगे कि क्या चैलेंजेज हैं, डायरेक्ट वहां पे आ जाते हैं। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेज हैं? सीड अवेबिलिटी उस तरीके का नहीं है, सीड क्वालिटी हम लोग को उतना अच्छा नहीं मिलता है बाकी का गेहूं चावल के अलावा, तो वो सीड अवेबिलिटी का प्रॉब्लम है। फर्टिलाइजर उसमें क्या लगेगा उसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैकेनाइजेशन उस स्पेसिफिक क्रॉप में किस तरीके का लगेगा उसकी अवेबिलिटी नहीं है। इरिगेशन फैसिलिटी में वो भी हम लोग को प्रॉब्लम दिखता है कि बहुत जगह पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्रेडिट एक्सेस है वो नहीं है। फिर अगला जो प्रॉब्लम देखते हैं वो स्टोरिंग एंड मार्केटिंग के रिलेटेड। तो स्टोरिंग, हमारा गेहूं चावल स्टोर करने के हिसाब से वेयर हाउसेस बने हुए हैं। फिर अगला लेकिन जो अभी जो आप नया क्रॉप लेके आएंगे, अगला क्रॉप लेके आएंगे, उसके रिलेटेड आपको क्या वेयर हाउस चाहिए, उसमें क्या फैसिलिटी चाहिए, वो चीज इंश्योर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अंतर्गत में वेजिटेबल उगाते हैं तो उसमें आपको जो कोल्ड चेन है उसकी व्यवस्था चाहिए, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है उसमें तो वो चलेगा नहीं। दूसरा यह है कि एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट है वो जनरली जो अभी तक वो गेहूं चावल इसी तक लिमिटेड रह गया है। दाल वाल का अनाउंस तो होता है लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं है, तो वो एक जो प्राइस इंश्योरेंस है उसकी फैसिलिटी हम लोग को नहीं मिलती है। ये प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि फिर और इसका प्रॉब्लम के तौर पे देखें तो और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग हमारे यहाँ पे ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि घर का खुद का अपना खाने पीने भर का वो निकाल लें, उतना भर का वो एग्रीकल्चर के थ्रू वो प्राप्त करना चाहते हैं फार्मर्स। तो अगर ये चीज रहेगा तो आप क्रॉप डाइवर्सिफाई करने से दूर भागेंगे, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव गेहूं चावल उगा के अपने घर के खाने भर का जमा करना है। तो ये सारा अगर चैलेंज के तौर पे देख लें। फिर इसको देखें कि फिक्स कैसे कर सकते हैं। फिक्स करने का काफ़ी सारा तरीका है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजिकल वे है उसी पे आप कंसंट्रेट करें। तो एक है कि आप सीड पोर्टल स्थापित करें, जिससे कि सीड के बारे में पूरी जानकारी और सीड की जो डिलीवरी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो ये सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इस सीड पोर्टल पे जो नया नया हाई एल्ड वेराइटी सीड्स है और जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड सीड्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों ही यहाँ पे दिख जाएगा, जो इसका कि यूज हम लोग कर सकते हैं सीड के लोगों तक पहुंचाने में। दूसरा क्या है कि क्रॉप मॉनिटरिंग और क्रॉप इंश्योरेंस, उसमें अगर इसको हम लोग ले आते हैं स्पेशली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाले सिचुएशन में, तो क्रॉप फेलियर अगर नहीं होता है और इन केस अगर क्रॉप फेलियर हो भी जाता है तो अगर ये प्रोडक्ट उनका जो उपजा रहे हैं ये अगर इंश्योर्ड है तो अब फार्मर उतना डरेगा नहीं रिस्क लेने से, वो नया क्रॉप लेके आएगा। तो इसको हम लोग अगर बेहतर कर लें क्रॉप इंश्योरेंस और उसका टाइमली पेमेंट, तो ये हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें जियो टैगिंग का एग्जाम्पल है। फिर उसके अलावा सैटेलाइट बेस्ड इमेज उसका ले लिया जाए, कोई भी अगर डैमेज होता है तो तुरंत उसका टाइमली पेमेंट कर दिया जाए। तो इसमें आईटी और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इमेजिंग का, उसके अलावा फास्टर पेमेंट सिस्टम। तो यह टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हो गई। फिर अगला जो टेक्नोलॉजिकल वे है ये एमएसपी को काउंटर करने के लिए, कि एमएसपी अगर नहीं मिल पा रहा है, उस पर प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये सजेशन जो है फेमस एग्रीकल्चरिस्ट हैं अशोक गुलाटी जी, उनके द्वारा दिया गया है कि आप एमएसपी दें लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, मिनिमम सेलिंग प्राइस वाला। तो ये ऐसे काम करेगा कि सारे मंडीज एक साथ में कनेक्टेड होंगे और उनमें मॉर्निंग में ही जानकारी दे दी जाएगी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस इस स्पेसिफिक क्रॉप का आज क्या रहने वाला है और वो हर मंडी तक पहुंचे। तो यहां पे साइंटिफिक एक तो आपका कैलकुलेशन में कि कितना प्राइस आज का सेट होगा, तो डिमांड और सप्लाई को आप आईटी पे उसको लेके आएंगे। दूसरा इसका डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में फास्टर लिंकेज हो सारे मंडीज के ऊपर, ताकि सारे मंडी एक ही रेट पे चलते रहें। अगला टेक्नोलॉजिकल जो चेंज है वो लाया जा सकता है मैकेनाइजेशन में, जैसे कि जो आपका इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, ये अगर हम लोग देखें तो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ता है
और प्लग एंड प्ले टाइप का सिस्टम अगर हम लोग इसको बना लेते हैं कि एक खेत में लगाया जाए, उसके बाद फिर वहां से हटा लिया जाए, इस टाइप का अगर व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं और इसको रेंटल फैसिलिटी पे हम लोग उपलब्ध कराते हैं, तब इसमें जो है इरिगेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। तो ये मैकेनाइजेशन यहाँ पे रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यहाँ पे भी रोल है और उसको भी रेंटल फैसिलिटी पे ला रहे हैं। रेंटल फैसिलिटी भी आप इंश्योर करने के लिए अगर कोई फार्मर इसको चाहता है तो थ्रू एनी पोर्टल, रजिस्टर्ड पोर्टल, वहां पे जाके अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है और जो चार्जेज हैं वो पे करते हुए फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के तौर पे ये चीज है। अब इस आंसर के कंक्लूजन में देखेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। फिर एसडीजी गोल आपका जीरो पॉवर्टी और नो हंगर, इसमें अगर हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा सॉइल क्वालिटी और वो जो चीज है बहुत एडवर्सली जो अफेक्ट होता है, जो कि अनसस्टेनेबल वे ऑफ एग्रीकल्चर है, वो बहुत ही ज्यादा इसको इंपैक्ट करेगा। इसी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज ए टूल फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टू रियलाइज दी एसडीजी गोल्स एंड टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एट द ग्लोबल लेवल। तो आज के आर्टिकल में हमारे पास इतना ही था। हम लोग कल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर